थिन एंडोमेट्रियम जो होता है उसके कॉमन कारण क्या हैं, जैसे ऐसे पेशेंट्स जिनका बार बार डीएनसी हो चुका है, कौन सा योगा करना चाहिए ताकि ब्लड सप्लाई यूट्रस की इम्प्रूव हो सके। लेकिन जनरली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करें हम लोग, हमारी इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में बहुत बार एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी के अंदर की जो चमड़ी होती है वो थिन होती है, पतली होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ होती है, उसको हम लोग थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए ये थिन एंडोमेट्रियम एक बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, थिन एंडोमेट्रियम क्या होता है, क्यों होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ और ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो हम लोग थिन एंडोमेट्रियम के बारे में बात करें उसके पहले फिजियोलॉजी क्या होती है, कितना एंडोमेट्रियम कब बनता है, कितने दिन फॉलिकल बनने से क्या क्या होता है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाएं। तो जैसे कि आपने वो सवाल उठाया है कि भाई ये एंडोमेट्रियम, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एंडोमेट्रियम होता क्या है। तो जब भी प्रेगनेंसी जो रहती है वो बेसिकली बच्चेदानी में रहती है, और बच्चेदानी के अंदर एक ज़मीन हम बोल सकते हैं, एक सॉइल होती है जिसके अंदर आके प्रेगनेंसी चिपकती है, इम्प्लांट होती है। और इसको इम्प्लांट होने के लिए जो जगह है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और अगर ये एडिक्वेट थिकनेस, हमारी जो क्राइटेरियाज है वो थिकनेस से अगर कम है, तो एक मेजर रीज़न है प्रेगनेंसी ना रुकने का। और बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हम बोलते हैं, चाहे वो आईवीएफ हो चाहे नेचुरल साइकिल्स हो, वो भी एक मेजर कारण है। थिन एंडोमेट्रियम इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। मतलब अगर मैं ये बताऊं कि हर एक साइकिल में, नॉर्मल फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 से 30 दिन का पीरियड होता है, उसमें से जो बीज बनने का प्रोसेस है लगभग 8वें 9वें 10वें दिन से स्टार्ट होता है। जो बीज होता है उसको हम लोग मेडिकल भाषा में फॉलिकल बोलते हैं, और वो फॉलिकल जैसे जैसे बढ़ता है वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन करके एक हार्मोन बनाता है। वो ईस्ट्रोजन जब खून में जाता है, खून से जब यूट्रस में जाता है, तो वो एंडोमेट्रियम करके एक चीज़ बनाता है। अब उसको साधारण भाषा में बताऊं, सपना ने जैसा वर्ड सॉयल का इस्तेमाल किया, प्रेगनेंसी क्या है। बेसिकली प्रेगनेंसी और एग्रीकल्चर, खेती में बहुत सिमिलैरिटी है। जैसे हम लोग खेती में ज़मीन में बीज बोते हैं, वैसे ही एक साधारण भाषा में समझे तो जो फॉलिकल होता है, जो स्पर्म के साथ मिलके भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो, उसको बीज बोल सकते हैं। और जो बच्चेदानी के अंदर की चमड़ी है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एक प्रकार से सॉयल है। तो एग्रीकल्चर और प्रेगनेंसी में दोनों में सिमिलैरिटी है, उसमें भी सीड एंड सॉयल होता है, इसमें भी सीड एंड सॉयल होता है। तो जब हमको बच्चा रखने का ट्रीटमेंट करना होता है तो हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि सीड भी अच्छा हो, मतलब बीज अच्छा हो, बीज मतलब फीमेल का एग और हस्बैंड का स्पर्म अच्छा हो, और सॉयल भी अच्छा हो, मतलब एंडोमेट्रियम अच्छा हो। तो जब एंडोमेट्रियम थिन होता है, पतला होता है, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होते हैं। तो हमने ये बात कर लिया कि एंडोमेट्रियम थिन नहीं होना चाहिए। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि पहली बात तो नॉर्मल एंडोमेट्रियम हम लोग किसको बोलते हैं। नॉर्मल साइकिल में जब हम लोग आईयूआई के लिए या नॉर्मल स्टिमुलेशन करते हैं, और वो कितना कम को थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एक नॉर्मल महिला की बात करें जो प्रेगनेंसी रखना चाहती है, और अगर हम नेचुरल साइकिल हम देखें तो हम लोग ये चीज़ सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग करते हैं, और बच्चेदानी के अंदर सोनोग्राफी से एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेजर करते हैं, जो हमारे लिए एक 8 मिलीमीटर, अराउंड 7 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर की जो थिकनेस है वो हमारे लिए द बेस्ट है। और इसमें नॉट ओनली थिकनेस, उसका ओवरऑल सोनोग्राफिकली अपीयरेंस कैसा है, जिसको हम ट्रिपल लाइन अपीयरेंस बोलते हैं, और उसमें वस्कुलरिटी कैसी है, ब्लड फ्लो कैसा है, ये दोनों ही तीनों चीज़ें, थिकनेस, वस्कुलरिटी और उसका अपीयरेंस। तो थिकनेस में 7 to 8 मिलीमीटर का कट ऑफ है। जो अपन देख रहे हैं उसमें ट्रिपल लाइन अपीयरेंस हमारे लिए, मतलब 3 लाइन हमको ऐसे दिखती है, वो सबसे बेस्ट है। और वस्कुलरिटी ऐसी होती है जो मिडिल लाइन तक भी अगर डॉपलर फ्लो पे अगर वो जा रहा है तो वो बेस्ट एंडोमेट्रियम कहलाती है। बहुत बढ़िया आपने क्राइटेरिया बताया। जो हम लोग थिकनेस की बात कर रहे हैं, ये हमारा मायोमेट्रियम है, और ये अंदर का एंडोमेट्रियम है, या इस लेवल से लेके इस लेवल तक कंबाइंड एंडोमेट्रियल थिकनेस को हम लोग टोटल करते हैं सैजिटल सेक्शन में। ये हमारा कोरोनल सेक्शन है, साइड व्यू में हम लोग देखते हैं। और ओव्यूलेशन होने के टाइम पे जब एग का साइज अच्छा है, अबाउट टू ओव्यूलेट है, तब अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिलीमीटर का एंडोमेट्रियम होना चाहिए। हम थिन एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, आप ये बताओ कि
थिन एंडोमेट्रियम जो होता है उसके कॉमन कारण क्या होते हैं जो प्रेगनेंसी नॉर्मल ट्राई कर रहे होते हैं सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन में? जी जी, थिन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ऐसे पेशेंट्स जिनका बार बार डीएनसी हो चुका है, मतलब जैसे सफाई हो सकती है, या फिर उन्होंने कोई रिकरेंट मिसकैरेजेस हुए हैं, कोई प्रोसीजर ज़्यादा करवा रखे हैं, तो उनमें कभी कभी ये एंडोमेट्रियम फॉर्म होना बंद हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान न करने के लिए कॉपर-टी वगैरह लगाई हुई हो, तो उसके कारण भी एक एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, जिसके कारण भी एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ती है। कई बार ये सर्विसाइटिस, एंडोमेट्राइटिस करके जो इन्फेक्शंस है, फेलोपियन ट्यूब इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता है। इसके अलावा बॉडी में अगर आपके हार्मोनल कमी है, जिसमें हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक बोलते हैं कि ऊपर से प्रॉपर हार्मोन्स की कमी है और हार्मोन्स बराबर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो अगर कमी है उसके कारण भी एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता है। इसके अलावा किसी को क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस है, एब्डोमिनल टीबी हो रखा है, उनमें एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता है। तो ऐसे कई सारे कारण है कि जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिन देखने में आता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा क्या करता है? एंटी ईस्ट्रोजन का काम करता है। मैंने आपको आगे बताया एंडोमेट्रियम बनने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़रूरी है, तो जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है फिर भी कभी कभी एंडोमेट्रियम नहीं बनता है। किसी पेशेंट में ग्रॉस एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस मतलब यूट्रस की स्वेलिंग, जिससे यूट्रस में ब्लड सप्लाई बराबर नहीं आती है, उसके कारण भी एंडोमेट्रियम नहीं बन सकता। और कभी कभी किसी पेशेंट ने क्लोमिफेन सिट्रेट की बहुत सारी साइकिल्स करी है, उसके कारण भी एंडोमेट्रियम नहीं बनता है। लेकिन हालांकि मैक्सिमम केसेस में हमको कारण नहीं पता चलता है कि एंडोमेट्रियम क्यों नहीं बन रहा है। हमने बात कर लिया थिन एंडोमेट्रियम क्या होता है, थिन एंडोमेट्रियम के क्या कॉजेज होते हैं। अब हमारे दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि थिन एंडोमेट्रियम हो तो करें क्या दवाई करें, क्या ट्रीटमेंट करें, उसका आगे क्या कर सकते हैं जिससे नेचुरल साइकिल में थिन, हम लोग आईवीएफ के बारे में बाद में बात करेंगे, नेचुरल आईयूआई या नॉर्मल साइकिल में उसको पेशेंट को प्रेगनेंसी रुक सके, क्या दवाई देंगे? देखिए, यहाँ पे हम दो मेजर कॉजेज की बात कर रहे हैं। एक हमको यूट्रस की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है और एक हमको हार्मोनल लेवल्स को बॉडी में इम्प्रूव करना है। तो ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बास्केट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करते हैं अलग अलग पेशेंट्स में। जैसे सबसे पहले हम बेसिक की बात करें तो हमारे पास ये एस्प्रिन करके एक दवाई होती है, लो डोज एस्प्रिन देते हैं, जो बेसिकली खून को थोड़ा सा पतला करता है और यूट्रस की और ओवेरियन ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आर्जिनिन, L-आर्जिनिन ये करके एक नया मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। ऐसा बोला जाता है कि इससे जब ये मेडिसिन दिया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो वैसोडाइलेटेशन करता है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको मेन कॉज बताया कि वैसोडाइलेटेशन करना है, यूट्रस में और ओवेरियन ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे मैं ओवरी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो बेसिकली बॉडी में कितना अच्छा ईस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए ओवरीज और यूट्रस दोनों में हमारे ओवरऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा हमारे पास विटामिन ई होते हैं मेडिसिन, कई बार पेंटॉक्सीफाइलिन करके मेडिसिन अवेलेबल है। और आप क्या ऐड करेंगे? सबसे बहुत बढ़िया चीज़ सपना ने बताई। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए समझना जरूरी है कि एंडोमेट्रियम बनता कैसे है। एंडोमेट्रियम बेसिकली जो फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाता है उससे बनता है। अगर फॉलिकल का साइज़ बराबर है और उस समय उसका बॉडी में हम लोग ईस्ट्रोजन लेवल कराते हैं, अगर वो ईस्ट्रोजन लेवल नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 150 to 250 पाइकोग्राम पर ml पर फॉलिकल होना चाहिए। ओवुलेशन के टाइम पे अगर 150 to 200 या 250 पाइकोग्राम पर ml फॉलिकल का साइज़ है, तभी भी अगर एंडोमेट्रियम नहीं है तो हम लोग ये समझेंगे कि बॉडी में एंडोमेट्रियम में वो ईस्ट्रोडियल हार्मोन पहुंच नहीं रहा है। अगर वो हार्मोन पहुंच रहा है फिर भी एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है तो फिर जैसा सपना ने बताया हम लोग उसकी वास्कुलरिटी बढ़ाने के प्रयत्न करेंगे। अब वास्कुलरिटी मतलब उसको खून की सप्लाई पहुंचानी है। खून के अंदर यूजुअली एक प्लेटलेट्स करके कंपोनेंट होते हैं और प्लाज्मा होता है और आरबीसी होते हैं। प्लेटलेट इनहिबिटर जब हम लोग यूज़ करते हैं एस्पिरिन जैसी चीज़ें तो वो खून का फ्लो अच्छा करती है, वो वाजो रियोलॉजिकल चीज़ होती है। उसी के जैसी एक पेंटॉक्सीफाइलिन करके मॉलिक्यूल आता है जिसको हम लोग ट्रेंटल करके भी बोलते हैं, वो भी ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, वो भी हम लोग दे सकते हैं। L-आर्जिनिन एक बहुत अच्छा अमीनो एसिड है जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा बोलते हैं कि बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स ऊपर से नीचे लेके अंदर तक सारी ब्लड वेसल्स का वाजोडाइलेटेशन मतलब उसको पौड़ा करता है, तो वो खून अच्छा जाने की कोशिश करता है। उसी के जैसा एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग सिल्डेनाफिल साइट्रेट बोलते हैं, जो बहुत साल पहले वायाग्रा करके फेमस हुआ था। हालांकि वो उसके जैसा मॉलिक्यूल हम लोग अगर पेशेंट को वजाइनली दें 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो वो पेशेंट का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है। इसके अलावा
हम लोग पेशेंट को नॉन मेडिकल मेजर्स भी बोलते हैं। हम लोग को जैसे आपने कभी देखा कि अगर हाथ गर्म पानी में गिर गया तो या फिर गर्म पानी हाथ के ऊपर गिर गया तो तुरंत वहाँ बिल्कुल। लाल हो जाता है, तो उस जगह वाजोडायलेटेशन होता है, उस जगह ज़्यादा गर्मी के कारण ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो हम लोग हॉट वाटर बैग भी पेशेंट को अप्लाई करने का बोल सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम लोग योगा एक्यूप्रेशर करने का भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकार की एक्सरसाइजेज से उस जगह पेल्विक मस्कुलेचर में ब्लड सप्लाई इसके बढ़ता है। अलावा पेशेंट का हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि गर्मी का सीजन है और फीमेल्स तो वैसे भी पानी नहीं पी रही होती हैं और उनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हो रहे होते हैं, तो इसलिए और जिनको वाइट डिस्चार्ज या इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है तो उसको भी हमको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने एक बहुत बेसिक पॉइंट बोला, गर्मी हो या नहीं हो, मोस्ट ऑफ द वर्किंग फीमेल्स पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमने आगे अपनी यूरिन इन्फेक्शन वाली वीडियो में भी बताया उन लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से परहेज है और उनको बार बार यूरिन नहीं पास करना होता है, इसलिए पानी नहीं पीते हैं। इसलिए जो फीमेल्स या मेल्स जो हमारे पास आते हैं और इनको इनफर्टिलिटी है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, पहले दिन से उनको हम लोग काउंसिल करते हैं कि सिर्फ दवा नहीं, आपका पूरा मतलब होलिस्टिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाइड्रेशन, आपके स्ट्रेस रिलैक्सेशन, डाइट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, तभी एक अच्छी प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटी रहेगा। बहुत बढ़िया, हमने इस बारे में डिस्कस किया। अब एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये मेरे को बताओ, ये हमने नॉर्मल के बारे में डिस्कस किया जी। लेट्रोजोल और क्लोमिफेन साइट्रेट का एंडोमेट्रियम में क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत साल पहले जब लेट्रोजोल 2005-6-7 में इंडिया में आई थी, तब ऐसा बोला गया था कि क्लोमिफेन मानो विलन है, क्लोमिफेन एंडोमेट्रियम बिल्कुल थिन कर देती है, इसलिए लेट्रोजोल यूज़ करना चाहिए। एक मेडिकली स्पीकिंग आप ये बताएं कि क्लोमिफेन साइट्रेट से एंडोमेट्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है विज़े-वी लेट्रोजोल? जी, सबसे पहले तो क्लोमिफेन साइट्रेट और लेट्रोजोल हमारी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं। बेसिकली इनको हम सेकंड या थर्ड डे से ओव्यूलेशन मतलब बीज बनाने या फॉलिकल फॉर्मेशंस के लिए देते हैं। तो दर्शकों के लिए इसलिए मैंने ये छोटी जानकारी दी। अभी क्लोमिफेन सिट्रेट भी जब दिया जाता है तो फर्स्ट और सेकंड साइकिल में शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर हम उसको बार बार अगर रिपीट करते हैं तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो मेडिसिन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने लगता है। और कई बार कुछ साइकिल्स में देखने में आया है कि क्लोमिफेन सिट्रेट 2 से 3 साइकिल लेने के बाद जो एंडोमेट्रियम है वो कम बन रहा है, क्योंकि हमारे लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉलिकल्स भी फॉर्म होने चाहिए तो एंडोमेट्रियम भी फॉर्म होना चाहिए। अगर फॉलिकल फॉर्म हो गया, अंडा बन गया, अंडा रप्चर हो गया, लेकिन ज़मीन अगर उसकी सॉइल रेडी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो दोनों चीज़ें साथ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट में एक एंटी ईस्ट्रोजन फैक्टर होता है, जिसके कारण कई बार कुछ साइकिल्स के बाद अगर ये देखने में आता है तो फिर हमको उस केसेस में क्लोमिफेन सिट्रेट को अवॉइड करना चाहिए। और सिमिलर वे लेट्रोजोल के साथ कुछ केसेस में देखने में आता है, बट ये वेट एंड वॉच और हर साइकिल को जैसे जैसे हम सोनोग्राफिकली इसको मॉनिटर करते हैं और उससे हम असेस कर पाते हैं कि किन पेशेंट्स में कौन सी मेडिसिन सूट कर रही है। क्लोमिफेन साइट्रेट के 2 मैकेनिज्म हैं, वो एंटी ईस्ट्रोजन भी होता है और सूडो ईस्ट्रोजन भी होता है। बॉडी में कुछ जगह वो ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है और कुछ जगह एंटी ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है। जो एंडोमेट्रियम है वहाँ एंटी ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, इसलिए 2, 3, 4 साइकिल से ज़्यादा अगर हमने क्लोमिफेन साइट्रेट दिया तो वहाँ उसका एंडोमेट्रियम थिन हो जाता है, इसलिए 3 साइकिल से ज़्यादा क्लोमिफेन साइट्रेट हमको कभी नहीं देना चाहिए। लेट्रोजोल जो है वो एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है। एरोमेटेज क्या करता है, बॉडी में से टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन का कन्वर्जन जो होता है उसको कन्वर्ट होने में रोकता है, इसलिए बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होता है, इसलिए 2.5 मिलीग्राम की डोज में लेट्रोजोल देना अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स का वजन ज़्यादा होता है 70, 80, 90, तो उसमें हम लोग 5 मिलीग्राम या 7.5 मिलीग्राम का देते हैं। 5 मिलीग्राम में भी हमारे एक्सपीरियंस में एंडोमेट्रियम इतना कम नहीं होता है, लेकिन 7.5 मिलीग्राम में एंडोमेट्रियम कम होने का चांस रहता है। अच्छा, आपने ये मेरे को बताया कि लेट्रोजोल और क्लोमिफेन से ऐसा होता है, हमारे हिसाब से दोनों अच्छी हैं और पहले हमको क्लोमिफेन ही ट्राई करना चाहिए। राइट। जो IVF साइकिल्स होते हैं आजकल मोस्टली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स करते हैं। सपोज हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल किया, पहले तो आप ये बताओ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में हम लोग एंडोमेट्रियम कैसे बनाते हैं, उसके बाद में मैं आपको बात करूँगा आगे।
जी, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की मतलब ये है कि एक साइकिल है जब हमने उनको इंजेक्शंस लगा दिए हैं और फॉलिकल्स फॉर्म हो गए और हमने oocyte रिट्रीवल कर लिया ठीक है। इसके बाद हम उस साइकिल में, फ्रेश साइकिल में हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। एम्ब्रियो फॉर्म हो चुके हैं और उनको नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी कर रहे हैं, जब हम उनका फिर से एंडोमेट्रियम रेडी करेंगे और हम उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम डे सेकंड से ही हम लोग ईस्ट्रोडाइल वेलिरेट की टैबलेट्स चालू करते हैं एंडोमेट्रियम फॉर्म करने के लिए। 2 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती है, इनिशियली 1 BD या 1 TDS के फॉर्म में हम देते हैं और फिर डे 6 डे 7 पे हम उसके एंडोमेट्रियम को फिर से मेजर करते हैं। ये सारी सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनली सोनोग्राफी के थ्रू होती है और हमारा एक अप्रोप्रिएट टारगेट 8 मिलीमीटर, 7 to 8 लगभग 8 मिलीमीटर इज अ गुड कट ऑफ, और वो बनाने में हम ये प्रोसेस को चालू करते हैं। तो जैसे सपना ने बताया कि हम लोग डे 2 से ईस्ट्राडियल चालू करते हैं, वो वेलेरेट फॉर्म में भी हो सकता है, हेमीहाइड्रेट में भी हो सकता है, दोनों एक जैसे होते हैं। राइट। शुरू में 3-4 दिन हम लोग शायद एक टैबलेट दिन में 2 बार देते हैं या दिन में 3 बार देते हैं, और बाद में हम लोग एक टैबलेट दिन में 3 बार या फिर 2 टैबलेट दिन में 2 बार ऐसा देते हैं। 10वें दिन पे हम लोग एंडोमेट्रियम देखते हैं और अमूमन लगभग सारे केसेस में 10वें दिन पे 7-8 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम हो जाता है और उसके बाद हम लोग 4 दिन के बाद दोबारा बुलाते हैं और जब 8 मिलीमीटर का ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम हो जाता है तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करा के, अगर प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है, उसमें 1.2 से कम है नैनोग्राम पर ml, तो हम लोग उसका वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट या फिर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, जैसा भी कंसल्टेंट डिसाइड करता है वैसा चालू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 10वें दिन के बाद भी 14वें दिन पे जब हम लोग एंडोमेट्रियम देखते हैं तो 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर ही होता है, तो उसको हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल FET साइकिल में थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो वो केसेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, अमूमन लगभग वही सारे ऑप्शंस होते हैं जैसा सपना ने बताया था पहले। तो हम लोग वो सारे ऑप्शंस को अभी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग नॉन मेडिकल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेडिकल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एडवांस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। केस सिनेरियो है 10वें दिन पे हमारा एंडोमेट्रियम 3 मिलीमीटर है, तो हम लोग पेशेंट को ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन तो जा रहा है, तो हम लोग मेडिकल नॉन मेडिकल ऑप्शंस जैसा आपने बताया था हाइड्रेशन एंडोमेट्रियम की थिकनेस में क्या काम करता है वो आप बताएं। उसके बाद मैं हीट के बारे में बात करूंगा, हीट पैड। उसके बाद में मैं योगा और एक्यूप्रेशर के बारे में बात करूंगा। अभी आप हाइड्रेशन के बारे में बताएं मेरे को। बस हाइड्रेशन का वही है कि उनको 3 to 3.5 लीटर्स पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से जो वो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं वो प्रॉपर डोज में यूट्रस तक पहुंचे और बेसिकली ब्लड फ्लो और वेस्कुलरिटी बढ़ेगी, तभी एंडोमेट्रियम बढ़ेगा। तो इसलिए पानी हाइड्रेशन हमको बढ़ा के रखना, और ये हम 10वें दिन ही नहीं बोलते, हम साइकिल के शुरुआत से उनको ये गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप एवरीडे पीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ जब आग लगे तब नहीं कुआं खोदना है, पहले दिन से हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। वो हाइड्रेशन में खाली पानी पीना है और कुछ भी पी सकते हैं, पानी पीना है। और अकॉर्डिंग टू द सीजन बहुत सारे ऑप्शन है हेल्दी पानी, जो जैसे प्लेन नींबू वाटर हो गया, नारियल पानी हो गया, कोई भी है ना अपना घर का शरबत हो गया, बट इसमें हमें शुगर और सॉल्ट ये हम अवॉइड करने का, मतलब छाछ ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ठंडा दूध, वाटरमेलन खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रेशन हुआ। अभी हमने जो थोड़ा सा टच ओवर किया था कि हीट पैड का एप्लीकेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्मी होगी तो गर्मी से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, हीट पैड का क्या फ़ायदा होता है और हम लोग किस प्रोटोकॉल से पेशेंट को बोलते हैं कि आप हीट पैड लगाएं। जो नाभि के नीचे जो लोअर एब्डोमेन होता है, बिल्कुल वहाँ पे हम लोग है ना हॉट वाटर बैग लगाने का बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इंप्रूव करती है। वहीं पे यूट्रस और ओवरीज होती हैं, तो वहाँ अप्लाई करते हैं। और जहाँ तक है कि गर्मी का कोठा जो बोला जाता है, तो उसमें एक अभी हाल में प्रेगनेंसी नहीं है, तो प्रेगनेंसी रुके और उसके लिए एक अच्छी ब्लड सप्लाई बढ़े, इसके लिए हम हॉट वाटर बैग बोलते हैं। और कुछ लोगों को बैक किक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो वो पीछे भी हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं। योगा, कौन सा योगा करना चाहिए ताकि ब्लड सप्लाई यूट्रस की इम्प्रूव हो सके, वो आप थोड़ा बताएं। जी, कई सारे योगासन है। स्पेशल मैं कोई स्पेसिफिक आसन के नाम नहीं लूँगी क्योंकि हर आसन सबसे होते नहीं हैं, लेकिन जनरली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करें हम लोग, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, सिंपल अनुलोम विलोम है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, इससे बॉडी में अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है, अच्छा सर्कुलेशन डेवलप होता है और स्ट्रेस को रिलीव करता है, हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करता है। तो ये तो डेफिनेटली करना चाहिए, और पहले से जब से उनका ट्रीटमेंट चालू है तभी से करेंगे, तो जब एक्चुअल ट्रांसफ़र रहेगा तो वो उनकी एंजाइटी लेवल्स भी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रहने का चांस उनका बढ़ेगा। इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा। बहुत अच्छा आपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम बताया। बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं रहने का मेन कारण होता है स्ट्रेस,
और स्ट्रेस में हमारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल क्या करता है, बॉडी में वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स का वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। इसलिए कोई भी स्ट्रेस्ड आउट आदमी होता है उसके यूजुअली हाथ पैर ठंडे रहते हैं। अगर आप देखें, आपको रास्ते में चलते हुए शेर दिख गया या फिर सांप निकल गया तो आपके ऐसा बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका मेडिकल रीज़न है कि पेरिफेरीज में ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन नहीं जाता है, इसलिए आपको स्ट्रेस में वो सब होता है। तो जब वाजो कंस्ट्रिक्शन रहता है तो यूट्रस में भी वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाती और उसके कारण यूट्रस में ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पहुँचता है। वो भी एक थिन एंडोमेट्रियम का कारण है, प्रेगनेंसी नहीं रहने का भी कारण है। तो जब हम लोग ये योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते हैं तो वो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करता है। हमारा स्ट्रेस में सिंपैथेटिक लेवल बहुत बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, हो जाता है, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसलिए जे कंटिन्यूस अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, 6 to 8 वीक्स में आपका स्ट्रेस लेवल्स डाउन होंगे, वाजो कंस्ट्रिक्शन लेवल कम होगा। बात रही योगा की, सपना मैंने ये देखा है कि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार के प्रोसेस में स्पेशली जो पेल्विक मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेचिंग अच्छा होता है, उसका रिलैक्सेशन अच्छा होता है, उससे पेल्विक मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। और जब पेल्विक मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो यूट्रस में ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई बढ़ता है। तो अगर कोई भी पेशेंट को खाली एक योगासन करने का बोलना हो तो हम लोग उसको सूर्य नमस्कार एडवाइस करते हैं। सूर्य नमस्कार और इसके साथ जो कोर मसल एक्सरसाइजेस बोले जी। बट इसमें एक और बात है कि क्योंकि साइकिल चल रही है तो सभी दर्शकों का एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या हम योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले आप कर सकते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ये अवॉइड करना है। हॉट वाटर बैग का एप्लीकेशन एंडोमेट्रियम ट्रांसफर के 3 दिन के पहले हम लोग एडवाइस करना बंद करते हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर, अगर एक्यूपंक्चर कुछ लोग जानते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि हम लोग हार्ड एंड फास्ट नहीं एडवाइस करते। अब बात आई हमारी मेडिसिन की। मेडिसिन में वाजोरियोलॉजिकल में 2 एजेंट्स आते हैं, एक लो डोज एस्पिरिन और एक होता है ट्रेंटल। उसके बारे में हमने बात कर ली, लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके पूछते हैं सर ये तो हार्ट अटैक की मेडिसिन है, आप हमको क्यों दे रहे हैं, हमको थोड़ी हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में बोला गया है कि एस्पिरिन देने से फ़ायदा होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। आपको देना है तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, नहीं लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। हालांकि हम लोग हमारे हर एक पेशेंट में देते हैं, उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल्स भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है और वेसल के डायलेटेशन में एंडोमेट्रियम को फॉर्म करने में मदद करते हैं। एल-आर्जिनिन का हमारा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में क्या प्रोटोकॉल होता है, सैशेट या टैबलेट हम लोग कैसे देते हैं? क्या हम लोग जब 10वें दिन तक वेट करते हैं या दूसरे दिन से ही चालू कर देते हैं? जी, एल-आर्जिनिन को हम सेकंड डे से भी चालू कर सकते हैं और कई बार हमको एक केस पहले से ही पता होता है कि उनको एडिनोमाइसिस है, पास हिस्ट्री है डीएनसिस की, और पहले भी जब ओव्यूलेशन इंडक्शन उनके प्रोसीजर हो रखे हैं तो उस समय उनका एंडोमेट्रियम नहीं बनता था। तो इसीलिए हम लोग ये सब 10वें दिन के लिए नहीं वेट करते हैं। हम जब उनका साइकिल, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का साइकिल चालू हो रहा है तब डे 2 से ही हम उनको एल-आर्जिनिन के जो सैशेस के फॉर्म्स में आते हैं, वो पाउडर होता है जिसको हम पानी में घोलकर पीने का दे सकते हैं। नॉर्मली ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, सैशेज होते हैं, ये नॉर्मली 3 ग्राम्स के आते हैं, मतलब उसमें अंदर जो 3 ग्राम एल-आर्जिनिन पाउडर होता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो एल-आर्जिनिन है वो एक दिन में लगभग 8 to 9 ग्राम्स हम उसको दे सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड डोजेस या 2 डिवाइडेड डोजेस में हम उनको पानी में बना के दे सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। कई बार वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अगर 1 गिलास पानी में देते तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उनको मज़ा नहीं आती है और पी नहीं पाते हैं। इसलिए हम उनको 1 लीटर पानी में भी बना के दे सकते हैं। इस तरह से उनका वाटर इंटेक भी बढ़ जाता है और एल-आर्जिनिन पे भी घुट घुट करके, ऐसा नहीं है कि एक साथ पीना है, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 आवर्स में आराम से ले सकते हैं। हमने ये देखा है कि एल-आर्जिनिन जब हम देते हैं तो मोस्टली 10th डे तक आपका 6.57 मिलीमीटर का एंडोमेट्रियम हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने कुछ साल पहले सिल्डेनाफिल साइट्रेट भी स्टार्ट किया था एंडोमेट्रियम के लिए। सिल्डेनाफिल साइट्रेट क्या होता है, वो एल-आर्जिनिन का एक एसोसिएट जैसा मॉलिक्यूल होता है, वो भी लोकल वाजोडायलेटेशन करता है। हालांकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सिल्डेनाफिल साइट्रेट भी बहुत फ़ायदा करता है। 25 मिलीग्राम की दिन में 3 बार वजाइनल डोज में देने में उससे फ़ायदा कारक रहता है। बट ये वेजाइनली रखना है, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि ये खाने वाली गोली नहीं है, ये अंदर वेजाइना में रखने वाली गोली है। अच्छा, नोबर्ट ग्लाइशर्ट है जिन्होंने DHEA का मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था। उन्होंने GCSF ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर करके एक इंजेक्शन आता है, न्यूकाइंड बोलते हैं उसको, न्यूपोजन बोलते हैं, जो कीमोथेरेपी में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद आता है। उसका उन्होंने एंडोमेट्रियम बढ़ाने के लिए भी कुछ
वो बोला है, आप उसके बारे में बताएंगे? जी, तो कई बार ये GCSF जो इंजेक्शंस बोलते हैं, इसको भी अगर हम इंट्रायूट्राइन दें तो उससे भी कुछ केसेस में फ़ायदा देखने में आया है। हालांकि बहुत प्रॉपर रिसर्च और अभी चल रहा है, इतने हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, बट एंडोमेट्रियम अगर नहीं बन रहा है तो हम ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। GCSF हम लोग इंट्रायूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लगभग 3 से 5 दिन पहले देते हैं। कभी हमको लगे कि एंडोमेट्रियम 4 या 5 मिलीमीटर का है तो हम लोग इंट्रायूट्राइन इन्फ्यूजन ओवर 5 to 10 मिनट्स 2 बार 72 आवर्स में रिपीट कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स हैं। हालांकि 3 का 8 नहीं हो जाता है, लेकिन 5 का 7 हो सकता है, 5 का 6 हो सकता है। देने में कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा PRP भी कुछ लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम में। PRP के बारे में कुछ बताएं। PRP इज प्लेटलेट रिच थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं, उससे हम सेंट्रीफ्यूज करके एक छोटी सी उसकी प्रोसीजर होती है, हम प्लेटलेट्स तैयार करते हैं और उसको सेग्रीगेट करते हैं। और ये प्लेटलेट का बहुत मिनिमल अमाउंट 0.5 ml जैसा जो हमारे पास बचता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करते हैं। इससे भी जो एंडोमेट्रियम है ना, अगेन यहाँ पे हम सिर्फ एंडोमेट्रियम की थिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम, द टेक्सचर, द वस्कुलरिटी, द मॉर्फोलॉजी, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो कुछ ना कुछ करके ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं लेवल पे डेफिनेटली वर्क करती हैं। देर आर नो प्रॉपर स्टडीज़ एंड रिसर्च राइट नाउ टू से कि ये इफेक्टिव है कि ये इफेक्टिव नहीं है, बट एक ऐसा पेशेंट जिसमें एंडोमेट्रियम नहीं तैयार है और उनकी साइकिल चल रही है, तो ये सब ट्राई करे जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि कोई भी IVF की जब बात हो रही है तो कपल्स का और पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा होप और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अमाउंट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसलिए हर साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट और हमको 100% देना है ताकि पेशेंट को रिजल्ट मिले। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स, बीटा ग्रैन्यूल्स। उन ग्रैन्यूल्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर मतलब शरीर में कोई भी जगह वो ग्रोथ कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम में भी हमको ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। PRP रिजुवेनेटिव मेडिसिन बायोलॉजिकल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। PRP देने से हमने पर्सनल अपनी थेरेपी में, अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एंडोमेट्रियम डेफिनेटली बढ़ता है। हालांकि PRP प्रिपेयर करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं और एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए उसकी अलग टेक्निक है। कब हमको प्लेटलेट को एक्टिवेट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना सॉफ्ट स्पिन देना है, कितना हार्ड स्पिन करना है, कितना प्री PRP, कितना पोस्ट PRP प्लेटलेट काउंट होता है, उसमें कितना आपको PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डालना है, कितना प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा डालना है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगा कि एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग का कोई रोल होता है एंडोमेट्रियम बढ़ाने में? बहुत सारे डॉक्टर्स एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग कर रहे हैं और प्री IVF साइकिल्स में ही वो कर रहे हैं। कई बार ये इससे एंडोमेट्रियम को एक स्टिमुलस सा मिल जाता है, जिससे कई बार ये एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, डेफिनेटली करती है। कुछ लोग स्टेम सेल्स के बारे में भी बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बहुत ज़्यादा मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है। आपने बीच में 2 टर्म यूज़ की थी, ट्यूबरकुलोसिस में एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता है और एशरमेंस। थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस में अगर एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ रहा है तो फिर हमारे लिए ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? सबसे पहले पूरा हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पेशेंट का वजन भी हमको देखना पड़े। अभी हम इतनी सारी बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम की, बेसिकली यहाँ पे हार्मोन्स का रोल होता है और हार्मोन्स डायरेक्टली गुड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, और अगर वो अंडर वेट है तो वहीं से हम उनको गाइडेंस चालू करते हैं कि आपका जो डाइट होना चाहिए वो हेल्दी फैट्स का डाइट होना चाहिए, जिससे उनके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बने, गुड हार्मोन्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली गुड फॉलिकल्स एंड गुड एंडोमेट्रियम बनेगा। और ट्यूबरकुलोसिस के केस में अगर उन्होंने कब ट्रीटमेंट लिया है, कितने मंथ का ट्रीटमेंट लिया है, कब उनका लास्ट हुआ है, ये सारी हिस्ट्री देखते हैं। समटाइम्स ये कुछ डॉक्टर्स हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करके भी चेक करते हैं कि अंदर है ना उनका ओवरऑल यूट्रस और कैविटी का साइज कैसा है। ये आपने हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की 2-3 लेयर होती है। एक सबसे नीचे वाली बेसलिस लेयर होती है, ऊपर स्पॉन्जियस और अलग अलग लेयर होती है। सुपरफिशियल लेयर्स जो होती है वो हर साइकिल में शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन बेसालिस वाली जो लेयर होती है वो शेड ऑफ नहीं होती। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में बेसालिस वाली लेयर ही डैमेज होती है, इसलिए भविष्य में एंडोमेट्रियम बनने के चांसेस लगभग कम हो जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो एंडोमेट्रियल टीबी हुआ है वो कौन सी स्टेज पे हुआ है। अगर स्टार्टिंग के स्टेज पे उसके बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस घुसा, वो एंडोमेट्रियम में तुरंत नहीं घुसता है,
अगर उस टाइम पे उसने AKT एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट ले लिया तो यूट्रस तक ट्यूबरक्लोसिस नहीं पहुंचता, तो उसकी एंडोमेट्रियम अच्छा होगा। लेकिन उसने शुरुआत में AKT नहीं लिया है, ट्यूबरक्लोसिस फैल गया बॉडी में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया, तब जाके उसको प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। वैसे केसेस में एंडोमेट्रियम आप कुछ भी कर लें, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई कुछ भी कर ले, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बार अगर बेसल एंडोमेट्रियम डैमेज हो गया तो कुछ भी करके एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, तो वो पेशेंट के लिए सरोगेसी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। एशरमैन सिंड्रोम जो आपने बोला मल्टीपल DNCs के कारण, पहले तो आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि एशरमैन सिंड्रोम होता क्या है और एशरमैन सिंड्रोम में हमको डायग्नोसिस कैसा होता है और क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जी, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार DNCs हो रही है, तो हम बेसिकली DNC क्या है कि हम बच्चेदानी की सफाई कर रहे हैं, तो बार बार करने की वजह से क्या होता है कि वो डैमेज होता है एंडोमेट्रियम को, और डैमेज होने के कारण जो यूट्रस की वॉल्स होती है वो आपस में चिपक जाती है, और जो हर महीने उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो भी होना बंद हो जाता है। कई बार तो पीरियड आना ही बंद हो जाता है, एंडोमेट्रियम फॉर्म होना बंद हो जाती है, और इसी को हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। एशरमैन सिंड्रोम जैसे सपना ने बताया, जो अंदर की एंडोमेट्रियम की कैविटी है वो एक दूसरे से चिपक जाती है, अलग अलग फाइबर्स, अलग अलग स्ट्रैंड्स के कारण, जिसके कारण अंदर कैविटी जैसा कुछ रहता नहीं है और वो एंडोमेट्रियम को बनने नहीं देता। और जब कैविटी नहीं रहता है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस, नीचे से स्पर्म ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर से एम्ब्रियो अंदर चिपक नहीं सकता है, उसके कारण एंडोमेट्रियम भी नहीं बनता है, प्रेगनेंसी भी नहीं रुकती। हम लोगों को हालांकि शुरुआत में ये अल्ट्रासाउंड पे आइडिया आ जाता है कि एशरमैन्स है, लेकिन इसका अल्टीमेट डायग्नोसिस हम लोगों को हिस्ट्रोस्कोपी से पता चलता है, और हिस्ट्रोस्कोपी में ही ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करके हम लोग वो बैंड सब काटते हैं, नई कैविटी बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप थिन एंडोमेट्रियम का नॉर्मल साइकिल में और IVF में कैरी होम मैसेजेस बताओ। तो नॉर्मल साइकिल में अगर एंडोमेट्रियम थिन है तो जैसे हमने मेडिकेशंस की बात करी और नॉन मेडिकेशंस जो मेथड्स की बात करी सभी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेजुअली हमको आइडिया आ जाता है और साइकिल के स्टार्टिंग से ही हम ये सब चालू करते हैं। लेकिन अगर हम IVF साइकिल्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी साइकिल, एवरी साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमको पूरा प्रॉपर प्लानिंग और उसके साथ हमको ये सारे प्रोसीजर जो हमने बता रखे हैं अलग अलग केस में अलग अलग लेवल पे हमको वर्क करना पड़ता है। हालांकि जैसा सपना ने पहले बोला था, अगर पैटर्न नॉर्मल है और 4.5 या 5 मिलीमीटर की थिकनेस भी हो तो भी उसमें प्रेगनेंसी रुक सकती है, नेचुरल साइकिल में भी और IVF साइकिल में भी। इसके अलावा कुछ के पेशेंट्स में अगर हम लोग एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हम लोग स्टेरॉइड का भी यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को एप्ला या फिर ल्यूपस पॉजिटिव है तो हम लोग हिपेरिन के इंजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं, पर वो केस वाइज इंडिविजुअलाइज सिनेरियो में यूज़ करते हैं। ये जो पूरा हमने डिस्कशन करा है ये हम ये मान के चल रहे हैं कि हिस्ट्रोस्कोपिकली यूट्रस इज नॉर्मल, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हमको एक प्रॉपर गुड सोनोग्राफी में भी 3D सोनोग्राफी से हमको ये देखना पड़े अंदर कि सब कुछ यूट्राइन कैविटी नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि कई बार छोटे छोटे सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसके कारण पॉलिप्स होते हैं, फाइब्रॉइड से एडिनोमायोसिस होते हैं, जिसकी वजह से भी एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है। तो ये पूरा ही डिस्कशन इस बात पे चल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, नहीं तो हमको पहले कारण ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्ते।